बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका हिस्ट्री में चैप्टर 11 बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। सो बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का आपका चैप्टर 11 जो कि है पेज नंबर 114 पे, और दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। सो चैप्टर जैसे ही स्टार्ट हो रहा है यहाँ आप देख रहे हैं मरुत्सामी एंड द आयरन पिलर। Marusami was so excited his brother had propelled his wheelchair all along the rusty stony path past a towering Qutub Minar and up the metal ramp. It had been tough, but now he was here in front of the famous. It was an unforgettable experience. So ये है मरुत्सामी। मरुत्सामी जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसका भाई जो है, उसके भाई ने उसकी व्हीलचेयर घसेटी है, मतलब चलाई है। डस्टी स्टोनी पाथ, पूरे मिट्टी वाले पूरे स्टोन वाले पाथ पे चला के उसने उसकी व्हीलचेयर को कुतुब मीनार के सामने आके खड़ा किया है। और मतलब इतना वो जो मेटल है उस पर चला उसका भाई, मतलब उसकी व्हीलचेयर घसेड़ी। उसके लिए टफ था, पर अब वो उस आयरन पिलर, मतलब वो कुतुब मीनार है जो वो उसको आयरन पिलर कह रहे हैं। आयरन मतलब लोहे का पिलर। सो लोहे के पिलर के सामने है और वो उसके लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। सो रेड फोर्ट की बात, कुतुब मीनार की बात हो रही है। सो मरुत्सामी के भाई ने उसकी व्हीलचेयर उसकी चलाई है, कुतुब मीनार के बाजू में उसको पहुंचाया है। सो ये मतलब चैप्टर का नाम है बिल्डिंग पेंटिंग बुक्स। तो सबसे पहले कौन सी बिल्डिंग की बात हुई है? यहाँ कुतुब मीनार की। सो मेटालर्जी देखो, मेटालर्जी क्या है? Metallurgy, ancient Indian metallurgists made major contributions to the metallurgical history of the world. So जो इंडियन मेटालर्जिस्ट हैं, ठीक है, एंशियंट इंडियन मेटालर्जिस्ट हैं, उन्होंने जो है मेटालर्जिकल जो हमारे पूरे वर्ल्ड की मेटालर्जिकल हिस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैव शोन दैट Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy. So archaeological excavations मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने जो खुदाइयाँ की हैं उसमें पता लगा है कि जो हरप्पन्स हैं वो बहुत बड़े, मतलब बहुत जो हैं मास्टर क्राफ्ट्समैन थे। दे वर रियली वेरी टैलेंटेड एंड हैड नॉलेज ऑफ कॉपर मेटलर्जी। तो पता लगा कि उनको कॉपर की भी जो है, लोहे के साथ कॉपर का भी वो चीज़ें बना सकते हैं। दे इवन मैन्युफैक्चर ब्रोंज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। इवन ये लोग ब्रोंज भी बना लेते थे। वाइल हरप्पन्स बिलोंग टू द ब्रोंज एज, देयर सक्सेसर्स बिलोंग टू आयरन एज। इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन, फोर्स्ड आयरन, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। सो ये जो हरप्पन्स थे, जो सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है हरप्पन सिविलाइजेशन, उनकी ब्रोंज एज होती थी। फिर धीरे धीरे जो उनके आने वाली पीढ़ियां थी, सक्सेसर्स थे, वो आयरन एज थे। देयर सक्सेसर्स बिलोंग टू द आयरन एज। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन, फोर्स्ड आयरन, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। सो इंडिया जो है मतलब बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस्ड आयरन प्रोड्यूस करती है, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं आयरन के। अच्छा, अब हम देखते हैं आयरन पिलर के बारे में। पेज नंबर है ये 114। सो अब एग्जैक्टली यहाँ से चालू हो रहा है हमारा चैप्टर। द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स पर्सनस। सो यहाँ कहाँ की बात हो रही है? आयरन पिलर। कहाँ के आयरन पिलर? दिल्ली के मेहरौली, ठीक है, दिल्ली में मेहरौली का आयरन पिलर है वो। So the iron pillar at Mehrauli, Delhi is a remarkable example of skill of Indian craftsperson. It is made of iron, 7.2 meter high and weighs over 3 tons. So ये लोहे का बना हुआ है। कौन सा क्या है ये? आयरन पिलर है मेहरौली में, ठीक है। So it is made of iron, 7.2 meter high and weighs over 3 tons. It was made about 1500 years ago, ठीक है, ये 1500 साल पहले बना था। We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to the Gupta dynasty. So ये डेट कैसे पता है भाई? 1500 साल पहले बना है ये।
क्योंकि यहाँ उस पे पिलर पे एक इंस्क्रिप्शन था, ठीक है, पिलर पे एक इंस्क्रिप्शन था, एक ऐसे मतलब कहते हैं ना इंस्क्रिप्शन, मतलब इंस्क्राइब किया हुआ था पिलर पे। वहाँ पे नाम था चंद्र करके एक रूलर था, और वो गुप्ता डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है। मतलब अंदाज़ा तब गुप्ता डायनेस्टी कब थी, 1500 साल पहले थी, तो ना पता लग गया कि भाई ये 1500 साल पुराना है। पर सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि जो ये पिलर है वो रस्ट नहीं हुआ है। रस्ट का मतलब पिलर है उसको जंग नहीं लगी है। Buildings in brick and stone. So the skill of our craft person are also apparent in the buildings that have survived, such as stupas. So जो हमारे क्राफ्ट पर्सन हैं उनकी जो स्किल्स हैं वो are also apparent in the buildings that have survived, such as stupas. So हमारे जो क्राफ्ट पर्सन है आपको उनकी कारीगरी स्तूपास में भी दिखेगी। स्तूपा वर्ड कहाँ से आया? स्तूपा का मतलब होता है मुंड। मतलब स्तूपास बहुत तरह के होते हैं, राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल, दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। इनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द स्तूपा। दिस में कंटेन बॉडीली सच एज टीथ, बोन्स और एशेस ऑफ द बुद्धा और थिंग्स दे यूज्ड एज वेल एज प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स। तो स्तूपा में क्या होता है? स्तूपा है क्या? स्तूपा में एक छोटा सा, देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ स्तूपा। स्तूपा के सेंटर पे एक छोटा सा, देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। स्तूपा के सेंटर पे एक बॉक्स जैसी चीज होती है, और इस बॉक्स में दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एशेस। तो इसके अंदर टीथ, बोन या एशेस होते हैं ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स, ठीक है, उसके बुद्धा के और उसके फॉलोअर्स के, और थिंग्स दे यूज्ड एज वेल एज प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स। ये स्तूपा, फिर से देखें स्तूपा में क्या है? छोटा सा बॉक्स है प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द स्तूपा। स्तूपा के सेंटर में दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एशेस और थिंग्स दे यूज सच एज वेल एज प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स, ठीक है। पेज नंबर 115 पे दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट वॉज कवर्ड विद अर्थ। ये जो बॉक्स है दिस बॉक्स नोन एज अ रेलिक कैस्केट वॉज कवर्ड विद अर्थ। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन द टॉप। ये जो स्तूपा का जो बॉक्स है, मतलब हमने देखा कि स्तूपा क्या होते हैं। स्तूपा मतलब बॉक्स होता है, और इस मतलब इनके सेंटर में बॉक्स होता है, और उसमें जो बुद्धा है या उसके जो फॉलोवर्स हैं उनके टीथ, बोन या एशेस मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं। दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट वॉज कवर्ड विद अर्थ। लेटर अ लेयर, इस बॉक्स को रेलिक कैस्केट बोलते हैं। जो दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट वॉज कवर्ड विद अर्थ। अर्थ मतलब मिट्टी से पूरा कवर्ड होता है ये बॉक्स, और फिर इसके ऊपर ब्रिक्स लगाई जाती हैं इसके टॉप पे, और फिर उस पे डोम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसके ऊपर डोम बनाया जाता है, और कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स, मतलब इसके ऊपर ऐसे स्टोन स्लैब्स लगाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हुआ आपका स्तूपा, ठीक है। कैसा हुआ स्तूपा? फिर से देखो, स्तूपा में आप जैसे हमने पढ़ा कि उसके सेंटर में बॉक्स होता है, ठीक है। उसे रेलिक कैस्केट कहते हैं। उस पर मिट्टी होती है, उसके ऊपर मड ब्रिक्स होती हैं या बेक्ड ब्रिक होती है, फिर डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑफन अ पाथ नोन एज प्रदक्षिणा पाथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। एक पाथ है जो इसके आजू बाजू, जो ये हमारा स्तूपा है इसके आजू बाजू एक पाथ है जिसे प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं, ठीक है। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। और इस प्रदक्षिणा पाथ के आजू बाजू दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स, इसके आजू बाजू रेलिंग्स लगती हैं।
एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज। सो इस पाथ, यहाँ पे अगर एंटर होना है तो यहाँ गेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, रेलिंग्स क्या है? रेलिंग्स का मतलब ऑफन अ पाथ नोन एज प्रदक्षिणा पाथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा के आजू बाजू प्रदक्षिणा पाथ है। दिस वॉज सराउंडेड विथ रेलिंग्स, ये रेलिंग से सराउंडेड है। सो रेलिंग्स का मतलब ग्रिल्स वगैरह, जिस तरह से हमें बालकनीज वगैरह में होती हैं वैसा कुछ। सो एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज। डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। सो जो डिवोटीज थे, जो श्रद्धालु थे, वो स्तूपा के आजू बाजू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते थे। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर। सो दोनों रेलिंग्स और जो गेटवेज थे उनके ऊपर स्कल्पचर्स बने हुए थे। सो फाइंड अमरावती ऑन मैप 7 पेज 105। दिस वॉज अ प्लेस वेयर मैग्निफिसेंट stupa once existed. Many of the stone carvings for decorating the stupa were made about 2000 years ago. So ये place है, this was a place where a magnificent stupa once existed. So ये ऐसी जगह है अमरावती, ठीक है। अमरावती ऐसी जगह है जहाँ पे मैग्निफिसेंट स्तूपा एग्जिस्ट हुआ था कभी। फिर वो जो रॉक है, उस रॉक पर से बाकी बिल्डिंग्स को हॉलो करा था। द अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। सो रॉक है, जो चट्टाने हैं, उस पे जो बाकी बिल्डिंग्स हैं उसको हॉलो करा गया था ताकि आर्टिफिशियल केव्स बन पाए। सम ऑफ दीज वर वेरी एलोबरेटली डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स। इसमें से जो कुछ बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड जो स्कल्पचर्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, पेंट मतलब उनकी वॉल्स को पेंट किया गया है। सो स्तूपा, दिस वॉज अ प्लेस, अमरावती, यहाँ अमरावती की बात हो रही है। अमरावती वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट मतलब एकदम अद्भुत, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, एंड मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग स्तूपा were made about 2000 years ago. So other buildings were hollowed out of the rock to make artificial. Some of these were very elaborated, decorated with sculptures and painted walls. Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. So कुछ हिंदू टेम्पल्स हैं जो इस टाइम पे बनाए गए थे। Deities such as Vishnu, Shiva, Durga were worshipped in these shrines. So जो deities थे, मतलब जो कहते हैं ना आप मानते हो, ठीक है, मतलब जो देवी देवता मानते हैं, कुल देवी जैसा होता है। सो कुछ डेटीज हैं जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा। यहाँ पे इन श्राइन्स में, मतलब इन छोटे छोटे मंदिरों में इनको वर्शिप किया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वॉज द रूम नोन एज द गर्भगृह। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस टेम्पल का होता था गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता था? जहाँ पे जो उस मंदिर के जो मुख्य भगवान है, मुख्य डेटी हैं, उनकी तस्वीर या उनकी इमेज रखी जाती थी या उनका आइडल मूर्ति रखी जाती थी। इट वॉज हियर दैट प्रीस्ट परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप्स टू द डेटी। सो यही है कि जो प्रीस्ट हैं, जो ये संत वगैरह होते थे, वो रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डेटी। और जो डिवोटीज होते थे, वो भक्त होते थे, वो वर्शिप ऑफर करते थे, मतलब वर्शिप करते थे डेटी को। सो यहाँ देखो, ये है ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश, ठीक है। सो ये ग्रेट स्तूपा है एट सांची मध्य प्रदेश। Stupas like this one were built over several centuries. So ये स्तूपास बहुत सदियों तक बनाए गए हैं। While the brick mound probably dates to the time of Ashoka. अच्छा, ये ब्रिक जो है ये दिखाती है कि वो अशोका के टाइम की है। द रेलिंग्स एंड गेटवेज वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स। और उसके बाद जो रेलिंग्स, ग्रिल्स वगैरह है, गेट्स हैं, ये सब फिर आगे जो रूलर्स हैं उन्होंने बनवाए, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो ये आपको अमरावती पे स्कल्पचर दिखेगा। ये जो ये स्कल्पचर है,
ये जो अमरावती है, ये जो मैग्नी जहाँ हमने पढ़ा था कि अमरावती एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही अद्भुत स्तूपा दिखाया गया है। सो ये आपको यहाँ अमरावती में ये स्कल्पचर दिखेगा, और ये आपको जो है मध्य प्रदेश के सांची में दिखेगा। ठीक है, ये ग्रेट स्तूपा। सो ये आपको मध्य प्रदेश के सांची में दिखेगा ग्रेट स्तूपा, और ये दिखेगा आपको अमरावती के। ठीक है, सो ये अमरावती में दिखेगा बच्चों। ये है पेज 116। सो हम डिस्कस कर रहे थे 116 पेज पे। तो देखो बच्चों, ये टॉप पे एन अर्ली टेम्पल एट बीतरगांव उत्तर प्रदेश। सो ये एक टेम्पल है, ये एक टेम्पल है जो कि उत्तर प्रदेश के बीतरगांव में कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये बिल्ड किया गया था 1500 ईयर्स पहले। और ये जो है पत्थरों का जो ऐसे ब्रिक्स आती हैं उनका बना हुआ है, और स्टोन्स का बना हुआ है। ये 1500 साल पहले का मंदिर है उत्तर प्रदेश के बीतरगांव में। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपके टॉप राइट मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। सो यहाँ है मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं महाबलीपुरम पे। सो महाबलीपुरम के ये मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं, और ये जो हैं ईच ऑफ दीज वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन। सो ये एक एक स्टोन को तराश के बनाया गया है। ठीक है, सिंगल सिंगल स्टोन को तराश के बनाया गया है, और इसीलिए ना मोनोलिथ्स कहा जाता है। मोनो मतलब सिंगल और लिथ मतलब स्टोन। सो इनको सिंगल सिंगल ब्रिक को उसको तराश तराश के बनाया गया है। While brick structures are built up by adding layers of bricks from bottom upwards in, so ये जो brick structures हैं, so ये layer to layer, layer by layer, ये जो brick structures हैं ये are built up by adding layers of bricks from bottom upwards. So नीचे से ऊपर तक ये इस तरह से layer करी जाती है। In this case the stone cutters had to work from top downwards. पर इसमें क्या है, जो वुड कटर्स है उनको ऊपर से नीचे काम करना पड़ा। वैसे क्या होता है, जब भी ब्रिक से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, नीचे से ऊपर। पहले आप नीचे एक ब्रिक की लेयर रखते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पर इस केस में क्या होता है, टॉप से डाउनवर्ड्स तक आपको ब्रिक्स रखनी होती हैं। तो ये जो ऊपर है, फिर से ये कहाँ का है, ये टेम्पल है बीतरगांव उत्तर प्रदेश का, और ये बिल्ड हुआ था 1500 ईयर्स अगो, और ये बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन का बना हुआ है। ठीक है, फिर राइट में मोनोलिथिक टेम्पल्स है महाबलीपुरम के। ठीक है, ये राइट में मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं। सो मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, each of these was carved out of a huge single piece of stone, और इन्हें मोनोलिथ्स कहा जाता है। और यहाँ राइट पे आप देखो, ये राइट पे ये जो टेम्पल है ये है दुर्गा का टेम्पल। दुर्गा टेम्पल है ए होल में। ठीक है, ये 1400 ईयर्स पहले बना था। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ए होल। ठीक है, सो यहाँ सबसे ऊपर ये उत्तर प्रदेश के बीतरगांव का टेम्पल है। इसके बाद ये टेम्पल है महाबलीपुरम का, और ये जो है ये है दुर्गा टेम्पल ए होल का। ठीक है, अभी पेज नंबर 117 देखेंगे। हाउ आर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड। स्तूपा और टेम्पल कैसे बनाए जाते हैं। सो देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। देखो, अगर आपको कोई स्तूपा या बिल्डिंग बनाना है तो बहुत सारे उसमें स्टेजेस लगते हैं। ठीक है, सो जो किंग्स और क्वींस हैं यूजुअल डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। सो जब स्तूपा और टेम्पल बनाने की बात आई तो किंग और क्वींस ने ये चीज़ अपने हाथ ली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे
First, good quality stone had to be found, quarried and transported to the place that was often carefully chosen for the new building. सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन पसंद करना पड़ता था, उसे उसकी खुदाई करानी पड़ती थी और फिर जहाँ उन्हें पहुँचाना है वहाँ पहुँचाना पड़ता था. मतलब ऑब्वियसली स्टोन चाहिए, कोई स्तूपा बनाना है, टेम्पल बनाना है, सबसे पहले स्टोन की पसंदगी. Here these rough blocks of stones has to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings. So ये जो रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन्स हैं, ये जो स्टोन के रफ ब्लॉक्स हैं, उन्हें शेप किया जाता है, कार्व किया जाता है पिलर्स में और वॉल्स के पैनल्स में, फ्लोर्स में, सीलिंग्स में, और इन्हें सही पोजीशन पे रखा जाता है. इसके बाद क्या होता है, किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्कड टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स. सो जो राजा रानी हैं वो बहुत पैसे खर्च करते थे उनके खजानों में से, ताकि वो क्राफ्ट पर्सन्स को पैसे पे करें जो ये स्ट्रक्चर्स बनाने में, मतलब जो ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. Besides, when devotees came to visit the temple or the stupa, they often brought gifts which were used to decorate the buildings. इसके अलावा जब डिवोटीज आते थे ये जो टेम्पल से स्तूपा विजिट करने, वो अपने साथ गिफ्ट लाते थे जो कि बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने काम आती थी. For example, an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateways at Sanchi. मतलब सांची का स्तूपा जब बनाने वाले थे तो उन्होंने किसको पेमेंट की थी, जो आइवरी वर्कर्स हैं, मतलब वो पूरा जो ग्रुप है आइवरी वर्कर्स का पूरा एसोसिएशन है, एक ब्यूटीफुल गेटवे बनाना था सांची का, तो उनको पे किया गया था. और बाकी जो सांची का बनाना था स्तूपा, उसमें बाकी जो थे डेकोरेशंस के लिए मर्चेंट्स को पे किया गया, फार्मर्स को, गार्लैंड मेकर्स मतलब मालाएं या फूल वाले, फिर परफ्यूम जो मतलब स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ, तो बाकी भी होते हैं, मतलब खाली आइवरी वर्कर्स के अलावा और भी थे डेकोरेशन करने वाले थे, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड women, so who were also known by their names which were inscribed on pillars, railings and walls. Even उनके नाम भी उन पिलर्स पे, उन रेलिंग्स पे, वॉल्स पे इंस्क्राइब करे हुए हैं, लिखे हुए हैं, जिन्होंने ये बनाए थे. सो बच्चों पेज 118 पे हम देख रहे हैं कि सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम. सो जब भी आप ऐसी कोई टेम्पल या कोई स्तूपा ऐसा विजिट करो तो जस्ट आप अपने दिमाग में एक चीज़ याद रखना कि जो बिल्डिंग्स हैं, ये सब कुछ है, ये इनमें बहुत कितने सारे लोगों की मेहनत है. ठीक है, इनको सजाने में, इसको बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है. सो ये अजंता की पेंटिंग्स हैं. ठीक है, ये अजंता की पेंटिंग्स हैं. सो अब हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स के बारे में. सो पेंटिंग हमने अभी तक इसके बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, सो बिल्डिंग्स में हमने एग्जैक्टली कौन कौन सी बिल्डिंग्स देखी. हमने बिल्डिंग्स में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की, हमने शुरुआत की यहाँ से, दिल्ली के मेहरौली से हमने चालू किया था कि भाई दिल्ली के मेहरौली में एक आयरन पिलर है. फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था कि बुद्ध स्तूपा है. ठीक है, फिर उसके बाद 115 पेज पे यहाँ आपने प्रदक्षिणा पथ करके देखा, आपने स्तूपा के आजू बाजू प्रदक्षिणा पथ होता है और फिर गेटवेज होते हैं. फिर आपने अमरावती के बारे में देखा. इसके बाद आपने पढ़ा कि भाई जो शुरुआत के जो हिंदू टेम्पल्स हैं, विष्णु, शिवा, दुर्गा, इन सब की पूजा होती है. यहाँ गर्भगृह है यहाँ पे. फिर आपने पढ़ा कि भीतर गांव
as at Bitargaon, a tower known as Shikhara was built on the top of Garbhagriha to mark this out of a. So ये है हमारा पेज 116. So 116 पे हमने 116 पे आ जाओ, पेज 116 पे ये वाला पेज हमने मिस किया. देखो यहाँ पे ऑफन एज एट भीतरगांव अ टावर नोन एज शिखर वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह टू मार्क दिस आउट एज अ सेक्रेड प्लेस. सो हम गर्भगृह, सबसे टेम्पल का जो मेन हिस्सा है उसे गर्भगृह कहते हैं. ये है पेज 116. ठीक है, हम ये 116 पे डिस्कस कर रहे हैं. सो जो गर्भगृह का जो टॉप का हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है गर्भगृह का, उसे शिखर कहते हैं. ठीक है, भीतरगांव में जो टावर शिखर कहा जाता है. अ टावर नोन एज शिखर वॉज बिल्ट ऑन अ टॉप ऑफ गर्भगृह टू मार्क दिस आउट एज अ सेक्रेड प्लेस. मतलब ये पवित्र जगह है. बिल्डिंग शिखर्स रिक्वायर्ड अ केयरफुल प्लानिंग. सो ये शिखर बनाने में बहुत सारी प्लानिंग लगती है. मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडप. सो ये जो शिखर हैं ये बनाने में बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती है. और बहुत सारे टेम्पल्स हैं, इनमें स्पेस होती है जिसे मंडप कहा जाता है. मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज द मंडप. इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल. सो यहाँ लोग आके इकट्ठे होते हैं. ठीक है, सो शिखर के गर्भगृह के टॉप पे शिखर है और शिखर बनाने में बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती है. और इन टेम्पल्स में ओपन स्पेस होती है जिनको मंडप भी कहते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मंडप एक हॉल की तरह है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं. ठीक है, सो इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल. सो आप अगर महाबलीपुरम और ऐहोल को देखो, जो पेज 105 पे मैप है, वहाँ देखो तो आप देखोगे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े स्टोन के मंदिर यहाँ बनाए गए हैं. ठीक है, सो ये चीज़ हमने थोड़ी सी मिस की थी कि शिखर क्या होता है. सो हमने कवर कर ली. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो राजा रानी थे उन्होंने पेज नंबर 117 पे उन्होंने टेम्पल मतलब बहुत सारे स्टेजेस होते थे. ऐसे नहीं एक दिन में तैयार हो गया, बहुत कुछ किया जाता था. ये हमने देखा कि किस तरह से भाई क्या होता था इसमें. स्तूपा या टेम्पल बनाने के लिए, ये है पेज 117. सो स्तूपा और टेम्पल बनाने के लिए जो राजा रानी होते थे वो डिसाइड करते थे कि वही डिसाइड करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. आम आदमी की बस की बात नहीं थी. पहले तो अच्छी क्वालिटी का स्टोन ढूंढते थे, उसे मतलब उसकी खोज करते थे, फिर उसकी खुदाई करते थे और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते थे. फिर ये जो रफ ब्लॉक्स हैं स्टोन के, इन्हें शेप किया जाता था और इन्हें पिलर्स पे कार्व किया जाता था. एंड पैनल्स फॉर वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स. और फिर उन्हें प्रिसाइसली प्लेस किया जाता था सही पोजीशन पे. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अ जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा. दिस 2-story बिल्डिंग वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द रॉक सरफेस. सो ये जो लेफ्ट है, ठीक है, ये जैन मोनेस्ट्री है उड़ीसा की. तो ये जो 2 माले की बिल्डिंग है, दिस 2-story बिल्डिंग वॉज कार्व्ड आउट ऑफ रॉक सरफेस. इवन मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक चट्टान से ये जो है 2 माले की एक मोनेस्ट्री, जैन्स की मोनेस्ट्री होती है. जैसे बुद्ध के स्तूपा, हिंदूज के टेम्पल्स, वैसे जैन्स की मोनेस्ट्री होती है. सो ये है जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा. सो ए जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा, ये 2 माले की बिल्डिंग है, दिस 2-story बिल्डिंग. सो यहाँ पे आप देखो एंट्रेंस कैसे है. सो द एंट्रेंस ऑफ द रूम, जैन मॉन्क्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दिस रूम्स. सो जो जैन मॉन्क्स होते थे इन रूम्स में एंटर होते थे और मेडिटेट करते थे. सो यहाँ नीचे देखो, ये नीचे है स्कल्पचर. ठीक है, नेशनल म्यूजियम का एक स्कल्पचर है न्यू दिल्ली के, स्कल्पचर फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. ठीक है, अच्छा, जो राजा रानी होते थे, किंग्स एंड क्वींस होते थे,
वो किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्क टू बिल्ड दी स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स। सो राजा रानी ही सारा पे करते थे। ये भी हमने डिस्कस किया कि कैसे एक स्तूपा या टेम्पल बनता था। So when devotees came to visit the temple or the stupa, they often bought gifts which were used to decorate the buildings. मतलब राजा रानी तो खर्चा करते ही थे ये टेम्पल स्तूपा बनाने के लिए। इवन जो श्रद्धालु होते थे, डिवोटीज मतलब जैसे भाई, हाँ भाई, मतलब श्रद्धालु जो दर्शन करने आते हैं वो भी कुछ गिफ्ट वगैरह लाते थे, या वो कहते थे कि भाई हम थोड़ा सा ये करा लें या इतना भाग हम बनवा लें, वैसे करके ये लोग भी करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। सांची का एक बहुत ही सुंदर गेटवे है, तो वहाँ पे कुछ आइवरी वर्कर्स मतलब जो आइवरी बनाने, आइवरी मतलब हाथी दांत, तो हाथी दांत बनाने वाले एक वर्कर्स के ग्रुप ने सांची के उस एक ब्यूटीफुल गेटवे के लिए पे किया है। और बाकी लोग जो पे करते थे इनके लिए, मतलब इन सारी ब्यूटीफुल डेकोरेशंस के लिए जो पेमेंट करते थे, मतलब अकेला राजा रानी ही नहीं पे करते थे, इवन बाकी लोग भी पे करते थे। ये जो आइवरी वर्कर्स थे ये पे करते थे। फिर इवन बाकी मर्चेंट्स वगैरह डेकोरेशंस के लिए पे करते थे, फार्मर्स पे करते थे, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ और बहुत सारे आदमी औरत इसके लिए पे करते थे। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मंदिर बनाना कोई मस्ती नहीं है। और फिर जब ये पे करते थे तो इनके नाम लिखवाए जाते थे, मतलब पिलर्स, मंदिर के पिलर्स पे, रेलिंग्स पे, वॉल्स पे। इवन आज भी ऐसे होता है भाई, जो बड़े बड़े दाता होते हैं, मतलब जो बहुत पेमेंट करते हैं मंदिर वगैरह में, तो उनकी पूरी लिस्ट लिखी जाती है मंदिर के बाहर या मंदिर के स्तूपास वगैरह पे। इस तरह से मतलब ये लोग का नाम लिखा जाता था। ठीक है, तो अगर कभी भी जाओ तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से कितने 100 लोगों ने इसमें, इवन कईयों ने दान दिया है, कई ऑब्वियसली बनाने में भी बहुत सारे लोग लगे। ठीक है, इस तरह से ये बिल्डिंग्स के बारे में हुआ। ठीक है, बिल्डिंग्स के बारे में हमने यहाँ देखा। अब पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स हमने डिस्कस ही कर रहे थे। ये अजंता की पेंटिंग है। ठीक है, दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। ये जो अजंता है, अजंता एक ऐसी जगह है, दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। ठीक है, सदियों से, दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स, मतलब केव्स मतलब गुफाएं। ये जगह है जहाँ पे बहुत सारी गुफाएं जो है पहाड़ियों पे हॉलो की गई हैं। पहाड़ियों पे उन्हें हॉलो किया गया है, बहुत सारी सेंचुरीज मतलब सालों साल उन्हें हॉलो किया गया है। मोस्ट ऑफ दिस वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। ये जो प्लेस है अजंता, यहाँ पे जहाँ गुफाएं बनाई गई हैं, इसमें से काफ़ी तो मोनेस्ट्रीज हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, जो बुद्धिस्ट साधु होते हैं उनकी मोनेस्ट्रीज हैं, और कईयों को पेंटिंग्स से डेकोरेट किया गया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स। Here are some examples. As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torches. अगर आप देखो केव्स एकदम ये अंधेरे होते हैं, केव्स गुफाएं तो फुल अंधेरी होती हैं, तो ये जो सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं इनको टॉर्चेस की लाइट दिखानी पड़ी ताकि वो पेंटिंग बना पाए। The colors which are vivid even after 15 were made of plants and minerals. The artists who created their splendid works of art remain unknown. ये जो अजंता की गुफाओं के अंदर ये जो पेंटिंग्स की गई हैं वो उस टाइम बनाना भी बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि मतलब अंधेरे के कारण आर्टिस्ट को मतलब टॉर्चेस की लाइट से पेंटिंग करी उन्होंने, मतलब वो चालू करके। और 1500 साल हो गए हैं, इनके कलर्स इतने ज़्यादा सुंदर हैं। और तब तो प्रॉपर कलर्स, मतलब जो एक्रेलिक वगैरह ये सारे कलर्स भी नहीं होते थे, सारे प्लांट्स और मिनरल से बने हुए कलर होते थे।
सो ये जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है, द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड द स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन, तो आज भी इन लोगों के बारे में पता नहीं है। पेज नंबर 119 पे, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। Epics are grand, long composition about heroic man and woman and include stories about gods. So अगर आप किताबों की बात करें, ठीक है, सो वर्ल्ड ऑफ बुक्स अगर आप किताबों की बात करें, सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। सो जो एपिक्स मतलब बड़े बड़े जो रामायण हुआ, महाभारत हुआ, सो जो इतनी लंबी कहानियां हैं वो इसी टाइम पे लिखी गई थी। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। सो ये जो एपिक्स क्या होता है, एग्जैक्टली एपिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। सो जो एपिक्स हैं ये लंबी लंबी कहानियां हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां जो हीरोइक मैन और वुमन के ऊपर है, मतलब जो बहादुर आदमी औरत रहे हैं, और इसमें स्टोरीज भगवान के ऊपर स्टोरीज हैं, ठीक है। अ फेमस तमिल एपिक द सिला पडिकरम वॉज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम्ड इलांगो। ऐसे ही एक एपिक मैंने आपको बताया, एक लंबी चौड़ी कहानियां होती हैं जिसमें जो वीर योद्धाओं या वीर वीरांगनाओं के बारे में लिखा है। वीर योद्धा वीरांगना मतलब आदमी और औरत जो बहुत ज़्यादा बहादुर रहे, और उनमें स्टोरीज होती हैं गॉड्स के बारे में। सो फेमस तमिल एपिक का नाम क्या है? व्हाट इज़ द फेमस तमिल एपिक नेम? उसका नाम है सिला पडिकरम, द सिला पडिकरम, जो कि एक पोएट ने बनाई जिसका नाम है इलांगो, 1800 साल पहले, ठीक है। सो 1800 साल पहले वो इलांगो करके पोएट ने बनाई। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवालन हु लिव्ड इन पुहार एंड फेल इन लव विद द कॉर्टिसन नेम्ड माधवी निग्लेक्टिंग हिज वाइफ कनगी। सो ये किसकी कहानी है? सिला पडिकरम किसकी कहानी है? ये एक मर्चेंट की कहानी है जिसका नाम है कोवेलन, ठीक है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम कोवेलन हु लिव्ड इन पुहार। सो ये जो मर्चेंट है, कोवलन का ये जो मर्चेंट है कोवलन का, वो कहाँ रहता है? पुहार में रहता है, और उसे प्यार हो जाता है माधवी से, एंड फेल इन लव विद द कॉर्टिसन नेम्ड माधवी, और वो अपनी वाइफ को निग्लेक्ट करता है जिसका नाम है कन्नगी, उसके लिए। फिर लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुराई वेयर ही वाज थेफ्ट बाय द कोर्ट ऑफ द पंड्या किंग। पूरी स्टोरी क्या है? मतलब ये जो सिला पडिकरम, ये जो तमिल कहानी है बहुत बड़ी, इसमें पोएट ये इलांगो करके पोएट ने लिखा था तकरीबन 1800 साल पहले। इसमें एक मर्चेंट की कहानी है जिसका नाम कोवेलन है, जो पुहार में रहता है, और उसको माधवी करके एक कॉर्टिसन से प्यार हो जाता है। कॉर्टिसन मतलब राजा के दरबार में उससे प्यार हो जाए माधवी से, और इसकी वजह से वो अपनी वाइफ कन्नगी को भी ध्यान नहीं देता। फिर आगे जाके कोवेलन और कन्नगी वो दोनों पुहार छोड़ देते हैं और मदुराई जाके रहने लगते हैं। तो वहाँ पे जो कोवेलन है, कोवेलन पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई जो पंड्या वो चला जाता है मदुराई, तो वहाँ पंड्या राजा था, तो पंड्या राजा के जो कोर्ट का ज्वेलर है उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया चोरी का। सो जो राजा है उसने कोवेलन को डेथ सेंटेंस दिया, मतलब उसने उसको सजाए मौत दिया, और जो कन्नगी थी जो उसकी बीवी थी उसकी कोवेलन की, वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, वो उसको मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था इस अन्याय पे, और उसने पूरी मदुराई की सिटी तहस नहस कर दी। मतलब ये कहानी है, मतलब इसमें दिखाया गया है कि अ वाइफ्स लव फॉर हिज हस्बैंड, फॉर हर हस्बैंड, मतलब भले वो कोवेलन था, उसने वो कन्नगी को उसने एक टाइम पे धोखा दिया,
पर वो इतनी लॉयल वाइफ थी कि जब उस पर ऐसा गलत इल्ज़ाम लगाया तो कन्नगी ने गुस्से में सारा जो मदुराई राज्य था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, सो ये स्टोरी थी सिलापड़ीकरम की। So with this I am ending my today's lecture, and this is me, Rishika ma'am, requesting you to just read the entire chapter up to page 119. So जो आज हमने चालू किया है चैप्टर, ये हमने चालू किया है पेज नंबर 114 पर से 119 तक रीड करना है। एंड हमने जो पॉइंट्स टिक की हैं, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।